आपको ऐसा नहीं लगता कि ये जो संजय निषाद का रवैया है, इससे भाजपा का कुनबा कहीं न कहीं बिखरता नज़र आ रहा है? सियासत में जो दिखता है वो होता नहीं और जो होता है वो दिखता है। कि क्या राजभर और भाजपा के बीच सब कुछ ठीक चल रहा है? भाजपा के साथ कुछ तकनीकी दिक्कतें हैं। अंदर खाने भाजपा के अंदर कहीं न कहीं असंतोष दिखता है। जयंत चौधरी को लेकर के भाजपा से ही भाजपा के अंदर से विरोध के स्वर आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश की सियासत का जब जिक्र होता है तो कई पहलुओं पर चर्चा आमतौर पर होती ही है। इसकी कई वजहें भी हैं, क्योंकि 26 में जिस तरीके से पंचायत चुनाव होने हैं, ठीक एक साल बाद विधानसभा के चुनाव भी होने हैं। भारतीय जनता पार्टी हो या समाजवादी पार्टी, दोनों ही प्रमुख पार्टियों के लिए चुनाव बेहद अहम माना जा रहा है। लेकिन इसी बीच भारतीय जनता पार्टी के जो सहयोगी दल हैं, चाहे अनुप्रिया पटेल हो, निषाद पार्टी के मुखिया संजय निषाद हो, या फिर सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के मुखिया ओपी राजभर हो, इन तीनों लोगों का बयान जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों से सुनने को आया है, उससे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की जो सहयोगी दल है उनमें दरार साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। और आज हम बात करेंगे इसी अहम मुद्दे पर। नमस्कार, मैं अमित विक्रम और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा खास प्रोग्राम संवाद, जहां हम उत्तर प्रदेश की तमाम सियासी दांवपेच पर चर्चा करते हैं। इन्हीं तमाम सियासी दांवपेच पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं संदेश वाहक अखबार के स्थानीय संपादक सूर्यकांत त्रिपाठी जी। सर, मेरा पहला प्रश्न आपसे ये रहेगा, जिस तरीके से संजय निषाद का हालिया बयान रहा है, दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में सबका जमावड़ा, सुभाषपा, निषाद पार्टी, आरएलडी भी उसमें शामिल रही। आपको ऐसा नहीं लगता कि ये जो संजय निषाद का रवैया है, इससे भाजपा का कुनबा कहीं ना कहीं बिखरता नजर आ रहा है? देखिए अमित जी, सियासत में जो दिखता है वो होता नहीं और जो होता है वो दिखता नहीं। कुछ इसी तर्ज पर एनडीए के सहयोगी दल यूपी में अपने दांव पे चल रहे हैं। दिल्ली में जो जमावड़ा हुआ, वो जमावड़ा दो तरीकों से संदेश देने के लिए किया गया। एक, सपा के पीडीए विशेषकर पिछड़ा वर्ग को केंद्र में रखा गया। दूसरा, इन सियासी दलों जो भाजपा के सहयोगी दल हैं, उन दलों ने शीर्ष नेतृत्व को भी संदेश भेजने की कोशिश की भाजपा के। और यही वजह थी कि दिल्ली में ये सम्मेलन किया गया, दिल्ली में ये जमावड़ा हुआ। और ये जमावड़ा एक तरीके से अभूतपूर्व रहा है। अभूतपूर्व इस सेंस में कि सारे सहयोगी दल भाजपा के एक मंच पे दिखे। ये बात अलग है कि निषाद पार्टी के संजय निषाद ने निषाद पार्टी के 10वें स्थापना दिवस पर इसकी ये सम्मेलन किया था, लेकिन उसमें अपना दल के आशीष पटेल भी थे। उसके बाद सुभाषपा के राजभर, ओम प्रकाश राजभर भी मौजूद थे। रालोद से भी सांसद उनके थे, विधायक और सांसद पहुंचे थे। तो ये सारी चीजें ये दिखाने के लिए की गई कि असली पीडीए ये असली पीडीए ये है में पिछड़ा जो जाट समुदाय है, निषाद समुदाय, राजभर समुदाय या मछुआरा समाज, कुर्मी पटेल। तो ये सारे के सारे जब एक मंच पर आए तो उन्होंने ये संदेश दे दिया कि हम असली पीडीए का पिछड़ा वर्ग, असली हम हैं और असली हम ही इसका नेतृत्व कर रहे हैं।
यहां से राजभर ने बयान दे दिया कि जो पार्टियां, विशेषकर वो सपा के लिए था, हाँ, कि जो पार्टियां पिछड़े वर्ग का की वकालत कर रही हैं, वो वस्तुतः कभी भी पिछड़े समाज का भला करने की कोशिश करती नहीं दिखी, वोट लेती रही और कभी भला नहीं किया। विशेषकर सपा और बसपा दोनों के लिए राजभर का ये बयान था, भाजपा के लिए बयान नहीं था, क्योंकि वो भाजपा के सहयोगी दल के रूप में ही वहां स्थापित हुए थे, कैबिनेट मंत्री। लेकिन ये जो सारी स्थितियां बनी, एक संदेश तो ये दिया गया कि हम एक मंच पे हैं और अगर हम संगठित होकर के एक मंच पे आ सकते हैं तो हम संगठित होकर के चुनाव भी लड़ सकते हैं। यानी एक संदेश भाजपा के शीर्ष नेतृत्व को ये भी था कि अगर हमारी भागीदारी में कमी आई, अगर सत्ता में हमें कम भागीदारी मिली, तो हम अलग रास्ता तय भी कर सकते हैं। ये भी संदेश उसमें छिपा हुआ था। और ये संदेश इसलिए भी छुपा था कि पिछले कई दिनों से या पिछले जो स्थितियां बन रही थी, चाहे पंचायत चुनाव की बात हो लड़ने की, तो लगभग सारी पार्टियों ने पंचायत चुनाव अकेले लड़ने की बात की। भाजपा के जो सहयोगी पार्टियां अकेले अगर पंचायत चुनाव लड़ रहे हैं और भाजपा अकेले लड़ेगी, तो स्वाभाविक है कि नुकसान भाजपा को होगा। ये तो एक तरीके से नूरा कुश्ती होगी इनकी, ये अपनी जमीन देखने के लिए कि हमें कितनी, हमारी सियासी जमीन मजबूत है या नहीं, इसके लिए चुनाव लड़ रहे हैं। क्योंकि लोकसभा चुनाव में अपना रिजल्ट देख चुके हैं, सारी सहयोगी पार्टियां देख चुकी हैं, निषाद पार्टी को एक भी सीट नहीं मिली, तमाम देख लीजिए जो भी सहयोगी पार्टियां इसमें थी। तो इन लोगों ने क्या किया कि अब दबाव की भी राजनीति एक तरीके से इससे कहा जा सकता है। लेकिन ये जो व्यवस्था बनी, अगर ये जमावड़ा एकजुट हो गया, कोई न कोई डील में, भाजपा अगर डील करने में इन लोगों के साथ विधानसभा चुनाव में या पंचायत चुनाव छोड़ भी दें, विधानसभा चुनाव में अगर भाजपा डील करने में असफल होती है, तो ये मान लीजिए कि आने वाले दिनों में हो सकता है कि ये चारों दल मिल करके एक अपना मोर्चा गठित कर और उस बैनर तले अकेले दम पर ये चारों संयुक्त पार्टियां एक लोक मोर्चा या मोर्चा बना करके चुनाव में उतर सकती। तो इस चुनाव में उतरने से भाजपा को तो भी नुकसान होगा और सपा बसपा को भी नुकसान होगा, क्योंकि पीडीए का मामला यहाँ है, पिछड़ा वर्ग एकजुट हो जाएगा। और आपको पता ही है कि पिछड़ा वर्ग की अहमियत उत्तर प्रदेश की राजनीति में निर्णायक होती है। डोमिनेंस, ओबीसी डोमिनेंस स्टेट। अब इसी में आप देखिए निषाद पार्टी के जो प्रमुख रहे संजय निषाद, उन्होंने भी बयान दिया। अनुप्रिया पटेल पहले से बयान दे रही हैं। अनुप्रिया पटेल इस बात पे बयान दे चुकी थी, इस बात पे उन्होंने सीएम को पत्र तक लिखा था कि जिन लोगों को, जिन पार्टी कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को अपना दल से बाहर कर दिया गया था, उसे भाजपा ने, विशेषकर सत्तारूढ़ पार्टी ने, उनको निगमों में और बोर्डों में पदाधिकारी नियुक्त कर दिया दोबारा से। इसका विरोध किया था अनुप्रिया पटेल और उसके लिए बाकायदे उन्होंने एक पत्र सीएम योगी को जारी लिखा था। रालोद खैर और जयंत चौधरी फिलहाल चुप है।
उनकी तरफ से ऐसा कोई बयान अभी तक नहीं आया है जो ये कहे कि कहीं कुछ गड़बड़ दोनों पार्टियों के बीच में, यानी भाजपा और रालोद के बीच। राजभर लगातार कोटे की बात कर रहे हैं कि कोटा चाहिए हम, और वो जिस तरीके से पिछले दिनों बयान दिया और जिस तरीके से उन पे माहौल गरमाया है एबीवीपी, हाँ, वो भी स्पष्ट करता है कि कहीं न कहीं आपस में भी अंदर खाने दिक्कतें पैदा हो गई हैं। भाजपा और सहयोगी दलों के बीच में तालमेल सही बैठ नहीं रहा है। लेटेस्ट मामला है निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद। संजय निषाद ने उस गोरखपुर में जहां जिसे सीएम योगी का गढ़ माना जाता है, वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सीधा बयान दिया कि अगर भाजपा को लगता है कि छोटी पार्टियां से उनको फायदा नहीं है तो वो हमसे संबंध तोड़ने के लिए, हमसे गठबंधन तोड़ने के लिए स्वतंत्र है। चारों पार्टियों में जो इनकी सहयोगी पार्टियां हैं उसमें सबसे तल्ख टिप्पणी संजय निषाद ने की। हालांकि इस पे भाजपा ने कोई प्रतिक्रिया, खास प्रतिक्रिया न तो शीर्ष नेतृत्व की तरफ से आई और न ही निचले लेवल पे उस बात को आया गया कर दिया गया। बाद में संजय निषाद ने बयान पे सफाई भी दी, लेकिन उनकी मंशा स्पष्ट है और उन्होंने इस बात को, इस मंशा को इस तरीके से भी स्पष्ट कर दिया कि यही पार्टियां, चाहे निषाद पार्टी हो, चाहे सुभाषपा हो, चाहे अपना दल हो, चाहे रालोद, ये अगर चारों जाति आधारित पार्टियां भाजपा के साथ जुड़ी नहीं होती तो इतने वोट नहीं मिलते, इतनी सीटें नहीं मिलती भाजपा को, और भाजपा सत्ता में दोबारा नहीं आती। उन्होंने उदाहरण भी इस बात का दे दिया कि जब सुभाषपा और रालोद सपा के साथ थी तो सपा 45 से 125 सीटों पर जमकर गई। तो इनका यही कहना था कि ऐसा है कि हमको हल्के में न लिया जाए, और हल्के में न लिया जाए, इसी हल्के मजबूती, इसी में अपनी मजबूती दिखाने के लिए विधानसभा चुनाव के पहले, पंचायत चुनाव के पहले ये जमावड़ा किया गया। निषाद पार्टी ने अपना बयान दिया, राजभर अपना बयान दे रहे हैं, अनुप्रिया पटेल अपने बयान दे रही हैं। तो एक तरीके से आप देखिए, अगर बयानों की बात करें, सियासत में ऐसे ही शुरू होता है, बयान होते हैं, काउंटर बयान होते हैं, और धीरे धीरे एक स्थिति ऐसी आती है कि एक दिन आपको सुनने में आता है कि दोनों की राहें अलग हो गई और गठबंधन टूट गया। तो अगर इन बयानों को ध्यान दीजिए तो इससे स्पष्ट है कि अगर भाजपा ने इसमें कायदे से डील नहीं की विधानसभा चुनाव के पहले तो ये डिफेक्ट में बदल जाए। तो इन्हें बड़ा संतुलित ढंग से डील करनी होगी भाजपा को। दूसरा, इनको ये भी देखना होगा कि इनकी भागीदारी सही हो, संतुलित भागीदारी मिले सारी पार्टियों को। और तीसरा, इनकी जो मांगे हैं, जैसे आरक्षण की मांग अभी अधूरी पड़ी हुई है, कुछ मछुआरा समाज के हितों की बात अधूरी पड़ी हुई है, योजनाएं अधूरी पड़ी, तो उनकी पूर्ति कैसे करती है भाजपा, इन सब चीज़ों पर उसे फोकस करना पड़ेगा। अगर नहीं करती है तो निश्चित रूप से ये दूसरी राह भी अपना सकते हैं। और फिलहाल जो स्थितियां हैं वो यही है कि आप हमको सुनिए, यानी सहयोगी दलों को सुनिए, उन्हें भागीदारी दीजिए, वरना हमारे पास अन्य विकल्प भी खुले हैं। एक सवाल ये भी उठता है, जिस तरीके से भाजपा के सहयोगी दल हैं
पंचायत चुनाव को लड़ने का जिस तरीके से अलग अलग ऐलान किया, कुछ लोग प्रेशर पॉलिटिक्स कह रहे हैं, या फिर ये क्या भाजपा के लिए कोई नई चुनौती खड़ी हो रही है इसके जरिए? अमित जी, वही बात है, जितने भी छोटे दल होते हैं सबकी अपनी महत्वाकांक्षाएं होती है, सियासी महत्वाकांक्षाएं होती हैं। अगर एक सीट मिल गई, दो सीट मिल गई, 4 सीट मिल गई, तो वो कोशिश करते हैं कि उनको आगे सीट मिल जाए। 10-15 सीटें मिली तो वो सोचते हैं कि और सीटें मिल जाएं, हम सत्ता में भागीदार ज्यादा से ज्यादा हो सके, और कई बार वो किंग मेकर बनने की सोचते हैं कि बहुमत ना हो और हम किंग मेकर की भूमिका में रहें, हमारे दोनों हाथ में लड्डू रहे। क्षेत्रीय पार्टियों का कमोबेश यही चरित्र होता है। और इनसे अगर आप मूल्यों और आदर्शों की बात सोचें तो इनका मूल्य और आदर्श सत्ता सुख तक ही होता है। कोई भी जो भी सत्ता में है उसके साथ ही जोड़ने की कोशिश करता है। अब जहां तक प्रेशर पॉलिटिक्स की बात है, तो प्रेशर पॉलिटिक्स इनका ट्रम्प कार्ड होता है। हर आप हर चुनाव में देख लीजिए, जो भी सत्ता से जुड़ी पार्टियां हैं, छोटी पार्टियां, क्षेत्रीय पार्टी, वो हमेशा प्रेशर पॉलिटिक्स करती हैं भागीदारी के लिए, बार्गेनिंग पावर बढ़ती है। पंचायत चुनाव में अकेले लड़ने का जो ऐलान किया है रालोद से लेकर के और राजभर तक की पार्टी में, वो इसी प्रेशर पॉलिटिक्स का नमूना है, उदाहरण। अब आप देखिए, अनुप्रिया पटेल की जो प्रेशर पॉलिटिक्स है वो ये है, अनुप्रिया पटेल की महत्वाकांक्षाएं बढ़ गई। वो अब यहां तक अपने लोगों को तैयार कर रही हैं कि अगर विधानसभा चुनाव में भाजपा से उनके मन मुताबिक सीटें नहीं मिली तो वो सारी सीटों पर अकेले चुनाव लड़े। इस तरीके का संदेश उन्होंने दे भी दिया, अपने पदाधिकारियों से कह दिया है, कार्यकर्ताओं से कह दिया है कि आप जाइए, आगे बढ़िए। और उसके लिए उन्होंने एक अपना सोशल इंजीनियरिंग तैयार कर रखा है। सवर्णों, पिछड़ा, अति पिछड़ा वर्ग को भी जोड़ो, दलितों को भी जोड़ो। तो ये जो एक उनका सोशल समीकरण, आप देखिए दूसरी पार्टियों ने ऐसा कोई सोशल समीकरण नहीं तैयार किया है जो भाजपा की सहयोगी, चाहे वो रालोद हो, चाहे निषाद पार्टी हो, और चाहे सुभाषपा हो। इन्होंने अपनी सोशल इंजीनियरिंग अपनी ही पार्टी तक सीमित कर रखी। तो ऐसी स्थिति में अनुप्रिया पटेल इन सब से अलग चल, और पंचायत चुनाव में अकेले लड़ने का प्लान भी इसीलिए किया गया है कि हम इसके जरिए ये देख सकें कि जिस सोशल इंजीनियरिंग पर अपना दल चल रहा है उसका रिजल्ट उसे कितना मिला। अगर पंचायत चुनाव में अनुप्रिया पटेल की दलितों, सवर्णों, अति पिछड़ों वाली पॉलिटिक्स चली, अधिक सीटें मिली इनको, तो निश्चित जानिए कि आने वाले दिनों में अनुप्रिया पटेल भाजपा के लिए बड़ी चुनौती हो जाएगी। 100% बड़ा, क्योंकि वो इस तरीके की सीटों की मांग करेंगी कि भाजपा उसमें देने में असमर्थ होगी या साफ मना करेगी, और निश्चित है कि फिर वो दरार पड़नी तय है, राहें अलग हो सकती हैं। जहां तक सुभाषपा की बात है, निषाद पार्टी की बात है, और रालोद की बात, तो इन लोगों का भी यही उद्देश्य है कि हम अधिक से अधिक भागीदारी कर सकें, और ये इसके द्वारा प्रेशर पॉलिटिक्स क्रिएट कर रहे हैं। तो प्रेशर पॉलिटिक्स दो तरीके से क्रिएट कर रहे हैं, इस बात को ध्यान दें। एक प्रेशर पॉलिटिक्स वो शीर्ष नेतृत्व को दे रहे हैं भाजपा के, क्योंकि जितनी भी पार्टियां जुड़ी हैं
भाजपा के साथ यूपी में सहयोगी दल है, उसके साथ समझौता सीएम योगी ने नहीं किया है या प्रदेश अध्यक्ष ने नहीं किया है। उनके साथ समझौता भाजपा के शीर्ष नेतृत्व जो दिल्ली में बैठा है उसने किया, खासतौर अमित शाह ने किया। तो वो वहां पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखो भैया, हम एक मंच पे अगर आ सकते हैं तो हम इस मंच को मजबूत करके आपके खिलाफ समस्या भी पैदा कर सकते हैं। तो ये प्रेशर पॉलिटिक्स के साथ साथ भाजपा को के सामने चुनौती भी पेश करना है। ऐसा नहीं है कि ये केवल एक प्रेशर पॉलिटिक्स के तहत ऐसा हो रहा है, इसके पीछे उनकी लंबी राजनीति और रणनीति भी है। भाजपा के सामने ये समस्या निश्चित रूप से आएगी कि इनको कैसे डील किया जाए, जैसा कि अभी हमने आपको बताया। और इसमें जो चुनौती है वो ये है कि ठीक पीडीए वाला फार्मूला इनके पास है। भाजपा सबसे ज्यादा फोकस क्या कर रही है? पिछड़ी जातियों को फोकस कर, अति पिछड़ी जातियों को फोकस कर रही है, गैर जाटों पे फोकस कर रही है, गैर यादवों पे फोकस कर रही है और गैर जाटों पे फोकस कर रही है, यानी दलितों पे और पसमानदा मुस्लिम पर फोकस कर रही है। यही इनकी भी कमजोरी। इनको इस बात की चिंता है, जो सहयोगी दल है, कि भाजपा जिन जातियों पर फोकस कर रही है वो हमारे वोट बैंक, और अगर वो बिखर गए तो हमारा तो अस्तित्व ही खत्म हो जाए। ये डर भी इन्हें प्रेशर पॉलिटिक्स के लिए प्रेरित कर रहा है कि हमारे साथ जुड़े रहो या हमें थोड़ी ज्यादा भागीदारी दीजिए, हम आपके साथ जुड़े रहेंगे। और आपको ये पता होगा कि क्षेत्रीय दल जो भाजपा के साथ जुड़े या किसी भी बड़ी पार्टी के साथ जुड़ते हैं तो उन्हीं की जमीन पर ये अपनी इमारत खड़ी करते हैं, चाहे वो सुभाषपा हो, चाहे निषाद पार्टी हो, चाहे अनुप्रिया पटेल की अपना दल। उनका अगर आप इतिहास देखेंगे तो भाजपा के बल पर ही ये पार्टियां आज इस स्थिति में आई हैं कि वो सीधे सीधे प्रेशर पॉलिटिक्स कर रही हैं। लेकिन ये सिर्फ प्रेशर पॉलिटिक्स ही नहीं है, ये भाजपा के लिए बड़ी चुनौती भी है और उसे ये एक बड़ी मुसीबत भी है, क्योंकि जरा सा भी अगर इन दलों को लगा कि भाजपा कमजोर है विधानसभा चुनाव में, ये सत्ता में वापसी नहीं कर रही है, तो ये तत्काल रास्ता बदल करके दूसरी पार्टी की तरफ चले जाएंगे जो जिसमें इनको फायदा दिखेगा या जो उनको लगेगा कि सत्ता की तरफ जिससे सत्ता मिल सकती है। तो एक तरीके से इनका कुल मिला जुला करके भाजपा के लिए चुनौती है और इनके लिए ये अवसर है। प्रेशर, इसीलिए वो प्रेशर पॉलिटिक्स भी कर रहे हैं और विकल्प को खुला भी रख रहे हैं। आपने देखा होगा कि कोई भी जितने भी पार्टियां हैं, कोई डायरेक्ट सपा पर अटैक नहीं कर रहा है, बसपा पे अटैक नहीं कर रहा है, कांग्रेस पे अटैक नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि विकल्प खुले रखना है इनको, भाजपा नहीं तो कोई और। हाँ, तो ये विकल्प, तो ये भाजपा के लिए दोहरी चुनौती है। ये प्रेशर पॉलिटिक्स का ही मामला नहीं, बल्कि विकल्प खुले रख करके अपने सियासी स्वार्थ को सिद्ध करने की रणनीति भी है। अच्छा, सवाल ये भी सियासी गलियारों में चल रहा है कि क्या राजभर और भाजपा के बीच सब कुछ ठीक चल रहा है? सवाल ये भी कि अपने इस सहयोगी से पीछा छुड़ाना चाह रही भाजपा, इस बात में कितनी सच्चाई लगती है वो? देखिए अमित जी, भाजपा के साथ कुछ तकनीकी दिक्कतें हैं। तकनीकी दिक्कत ये है कि वो एक सीमा तक किसी भी क्षेत्रीय पार्टी जिससे उसका गठबंधन होता है वो उसको झेलती है, टॉलरेट करती है, खींचतान करके ले जाती है। जैसे आपने देखा होगा वहां महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे, शिवसेना
एक नाथ शिंदे उद्धव की, यूबीटी, और यहाँ देख लीजिए बिहार में नीतीश कुमार की एक सीमा तक खिंचते तानते रहती है। बाद में वो जब देख लेती कि अब कोई मामला नहीं बन रहा है तो हाथ जोड़ने की कोशिश करती है, या कोई न कोई रास्ता निकाल करके वो बाहर का रास्ता दिखा देती अपने सहयोगी। हालांकि ऐसा नहीं है कि वो निकाल करके मतलब सहयोगी को बाहर का रास्ता दिखा देती है तो दोबारा लेगी नहीं। सियासी रणनीति है कि कोई दुश्मन हमारा नहीं है स्थायी, न शत्रु है, तो कल को हमारे साथ जो आएगा हम उसके साथ हैं। हाँ। तो लेकिन सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर भी सियासत में अपने को बड़ा खिलाड़ी मानते हैं। हाँ। उनका अगर आप इतिहास भूगोल देखेंगे तो ये चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। आप देखिए कि पहले ये भाजपा में आए, कैबिनेट मंत्री रहे, और मजेदार बात ये रही कि मंत्री होने के बाद भी ये भाजपा की जम करके आलोचना करते रहे। सड़क नहीं बनी तो इस्तीफा देने की बात कर दी। अंत में योगी आदित्यनाथ को मना करना पड़ा। इन्हें लगा कि अब सपा की बयार बहने वाली 22 में। तो ये तत्काल सपा की गोद में जाके बैठ गए। भाई सपा को लगा कि इससे राजभर की हमें वो मिलेगी, राजभर वोट मिलेंगे। हालांकि सपा को फायदा भी हुआ इसका, ऐसा नहीं है कि फायदा नहीं हुआ। और पूर्वांचल की कम से कम 15 से 20 सीटें ऐसी हैं जहां राजभर वोट निर्णायक, यानी वहां जीत हार ये तय करते हैं। तो राजभर वहां गए, वहां इनकी नहीं बनी। जैसे ही लगा कि भाजपा सत्ता में आ गई, तत्काल वहां उन्होंने अपने दांव पे सेट किए और अंत में अखिलेश जी को नमस्ते करके चले आए। फिर भाजपा में दिल्ली तक दौड़ लगाई और अंत में भाजपा के साथ जुड़े, और आज आप जान ही रहे कैबिनेट मंत्री। तो राजभर की इस सियासत को बहुत अच्छे से भाजपा समझती। राजभर 3 चीजों में भाजपा के लिए समस्या बनेगा। पहला, वो बार बार कह रहे हैं कि हमें कोटे में कोटा दीजिए। राजभरों को कोटे में कोटा चाहिए, अति पिछड़ी जातियों का कोटा चाहिए। और राजभर ने इसके लिए तर्क भी रखे, सीएम योगी से मुलाकात भी की इस मुद्दे को लेकर के। और तर्क उन्होंने रखे कि ऐसा नहीं है कि हम पहली बार ये मांग रहे या हमने ऐसी पहल की। 2001 में जब राजनाथ सिंह की सरकार थी तो हुकुम सिंह की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई थी ओबीसी कोटे को निर्धारित करने के लिए, बंटवारा करने के लिए, ताकि अन्य पिछड़ी जातियां जो हाशिए पर हैं उनको फायदा मिल सके, उनको मुख्य धारा में लाया जा सके। लेकिन राजनाथ सिंह की सरकार का कार्यकाल समाप्त हुआ और वो जो है उसके बाद सपा बसपा आ गई। ये हुकुम सिंह की जो समिति थी वो ठंडे बस्ते में डाल दिया। इसके बाद 2017 में योगी सरकार आई। योगी सरकार ने जस्टिस राघवेंद्र सिंह के नेतृत्व में 3 सदस्यीय समिति बनाई इसी मुद्दे को। वो रिपोर्ट, समिति ने वो रिपोर्ट सरकार को पेश कर दी। उसमें ये व्यवस्था की गई
कि जो पिछड़ी जातियां हैं उनको 7% कोटा दिया जाए आरक्षण का, जो अति पिछड़ी जातियां हैं उनको 9% दे दिया जाए, और जो सर्वाधिक पिछड़ी जातियां उनको 11% दिया जाए, यानी 27% का जो कोटा है उसको ऐसे बांटा इस समिति है 3 भाग। वो रिपोर्ट आज तक सरकार के पास पड़ी हुई है, उस पर कोई काम नहीं किया। राजभर बार बार इस बात को कह रहे हैं कि जब आपने खुद इसको किया है, समिति की रिपोर्ट पेश कर दी है, तो उस पे आप कानून क्यों नहीं बनाते हैं? जबकि केंद्र में भी आपकी सरकार है, राज्य में भी आपकी सरकार है। दूसरे, इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि कोटे में कोटा दिया जा सकता है। ये चीजें दो आधार पर भाजपा के लिए समस्या पैदा कर रही है। अगर ये 3 भागों में कोटा निर्धारित कर देते हैं तो गैर यादव वोट को छोड़ दिया जाए, मतलब गैर यादव वोट में एक तरीके से विभाजन हो जाए। भाजपा ये बहुत अच्छे से जानती कि अगर हम इस कोटे को लागू कर देते हैं तो जो गैर यादव वोट हैं, जिनको हम पिछड़ी जातियां कह रहे हैं और जिन पे हम फोकस कर रहे हैं समान भाव से, तो जिनको 7% मिलेगा तो चलिए, 9 और 11% वाले तो फिर पर वो हो जाएंगे, और जिनको 11% मिलेगा और इसका वो जो है राजभर की तरफ जाएंगे। भाई नेतृत्व तो उन्होंने दिया, उनके कहने, और राजभर इस चीज को भुनाने में पीछे रहेंगे। भाजपा उसको भुना पाएगी इसकी उम्मीद कम, बहुत कम। तो एक समस्या इनके पास ये कि अगर हम ऐसा करते हैं तो ये स्थितियां हमारे विपरीत जा सकती। दूसरी बात कि राजभर जिस तरीके से बयानबाजी कर रहे हैं, जिस तरीके से इनकी महत्वाकांक्षाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं, अभी आपको पता होगा कि पिछले मतलब अभी हाल फिलहाल मार्च में इन्होंने राजस्थान में भी अपनी पार्टी के पदाधिकारियों की नियुक्ति कर दी है। वहां भी ये चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। बिहार में कर ही रहे हैं। बिहार में तो ऐलान कर रखा है, बिहार में तो कहा कि हमने 156 सीटों पे सर्वे कराया है और उसमें 29 सीटें तो हम जीतेंगे ही जीतेंगे। वहां एक एक बूथ पे हमारे लोग हैं, और अगर एनडीए यानी ये जो गठबंधन है, भाजपा गठबंधन, वो अगर हमको वहां सीटें नहीं देती तो हम वहां अकेले लड़ेंगे। ये भी समस्या है। यहां ये पंचायत चुनाव लड़ी रहे हैं, वहां पर वो बिहार में चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। भाजपा को ये पता है कि इससे क्या होगा कि जो पिछड़ी जातियों के वोट हैं उसमें बिखराव आएगा, और बिखराव आने के साथ साथ भाजपा के भी जो वोट हैं, राजभर अगर वहां लड़ते हैं तो भाजपा के भी कुछ वोट राजभर की तरफ शिफ्ट हो सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में बिहार में राजभर किसका नुकसान करेंगे? भाजपा का नुकसान करेंगे। तो और राजभर चाहते हैं कि हम अपना एनडीए के कंधे बैठ करके हम अपनी जमीन को मजबूत कर लें। दोनों के बीच में दांव पे चल रहे हैं। ये बात अलग है कि राजभर पिछली बार की तरह वैसे आक्रामक नहीं दिख रहे हैं जैसे कि वो 2017 में दिख रहे थे। सरकार के खिलाफ बयानबाजी से वो बच रहे हैं। उसके पीछे भी उनकी पॉलिटिक्स ये है कि हम अभी 1 साल का समय है, अधिक से अधिक सत्ता की शक्ति का प्रयोग करके अपनी जमीन को मजबूत करें, संसाधन अपने उन संसाधनों का प्रयोग करके हम अपनी जमीन को मजबूत करें।
फिर देखा जाएगा कि हवा किधर बहती है, उधर ही उधर ही हम पीठ कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है भाजपा इस चीज को समझ नहीं है, भाजपा इस चीज को समझ। और आप क्या समझ रहे हैं कि जिस शब्द का राजभर ने इस्तेमाल किया एबीवीपी को लेकर के, उस शब्द से लगातार आक्रोश फैला। ये भाजपा का फ्रंटल संगठन है, भाजपा खुल के सामने नहीं है, लेकिन ये भाजपा की युवा इकाई है, छात्र संगठन है। ये लगातार अगर राजभर पर आक्रामक हैं, लगातार राजभर से इस्तीफा की मांग कर रहे हैं, माफी की मांग कर रहे हैं, और उस पे कोई सफाई, कोई कोशिश भाजपा के नेतृत्व से नहीं की जा रही है कि इसको मामले को ठंडा किया जाए, तो इससे संदेश साफ है कि भाजपा इनकी महत्वाकांक्षाओं को देखते हुए चाह रही है कि ये चीजें जो एबीवीपी कर रही है वो बढ़ती रहे। राजभर बौखलाहट में अपने बयान दे और हमें मौका मिले और इनसे हमें मुक्ति मिल जाए। तो ये कोशिश दांव पे चल रहे हैं दोनों, और ये कोशिश वही है कि भाजपा इनकी महत्वाकांक्षाओं से एक तरीके से अपना नुकसान देख रही, और इस नुकसान में कोई भी सियासी दल किसी भी सहयोगी को अपने साथ रखता नहीं है। तो भले हम स्पष्ट रूप से ये ना कह सकें कि सुभाषपा या राजभर को भाजपा किनारे करने की तैयारी कर रही है, लेकिन जो परिस्थितियां बन रही वो परिस्थितियां कुछ ऐसा ही संकेत कर रही कि भाजपा राजभर को बहुत ज्यादा बर्दाश्त करने के मूड में नहीं। अच्छा, अंतिम प्रश्न आरएलडी मुखिया जयंत चौधरी को लेकर है। भले वो खुलकर भाजपा के खिलाफ ना बोल रहे हो, लेकिन अंदर खाने भाजपा के अंदर कहीं ना कहीं असंतोष दिखता है। ऐसे में आपको नहीं लगता क्या चुनाव से पहले फिर कोई नई राह तलाशेंगे जयंत चौधरी? ये तलाश सकते हैं? देखिए अमित जी, जयंत चौधरी की भी महत्वाकांक्षाएं हैं। जयंत चौधरी को लेकर के भाजपा से ही विरोध हो रहा है, भाजपा के अंदर से विरोध के स्वर आ रहे हैं। आपने अभी लक्ष्मी नारायण चौधरी का बयान सुना होगा कि जिसमें इन्होंने कहा कि रालोद एक ऐसी पटपांव पार्टी है, पटपांव माने जहां पैर पड़ते हैं वहां सुपड़ा साफ करता है, वहां उसका विनाश हो, कि जहां गई ये पार्टी जिसके साथ रही उसका सुपड़ा साफ। ये बयान केवल लक्ष्मी नारायण चौधरी का नहीं था, ये बयान उन सारे भाजपा के विधायकों का था जिनको ये डर है कि उन्हें विधानसभा चुनाव में टिकट नहीं मिलेगा। ये डर सता रहा है उनको, और डर इसलिए सता रहा है, ये डर इसलिए वाजिब है क्योंकि भाजपा ने स्क्रूटनी शुरू कर दी है और ये तय कर दिया है कि हम कम से कम, ये माना जा रहा है कि कम से कम 100 टिकट, 100 विधायकों के टिकट भाजपा के कटेंगे विधानसभा चुनाव में, जिनकी रिपोर्टिंग पहुंच चुकी है। रालोद इसमें अपना हित देख रही, जयंत चौधरी इसमें अपना हित देख रहे। आप इस बात को समझिए कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 90 सीटों पर जयंत चौधरी या जाट समाज और किसानों का प्रभाव है। जाट और किसान चूंकि रालोद से जुड़े हुए हैं, तो 80-90 सीटों पर ये प्रभाव रखते हैं। जयंत चौधरी इस बात को बहुत अच्छे से समझ रहे हैं कि
कि अब वक्त आ गया है कि हम भाजपा के जूनियर पार्टनर यूपी में बन के न रहें। जैन चाहते हैं कि अब उनको भाजपा एक आगे बढ़ करके फ्रंट फुट पे खेलने की जरूरत है, क्योंकि इस समय परिस्थितियां उनको अनुकूल दिख रही हैं। पर परिस्थितियां इसलिए अनुकूल हैं क्योंकि 100 सीटों पे टिकट कटेंगे भाजपा के। इनको लग रहा है इसका फायदा रालोद उठाना चाह रही है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। आगरा हो, फतेहपुर हो, सिकरी, हाथरस हो, अलीगढ़ हो, बिजनौर हो, मेरठ हो, बागपत हो, इन शामली हो, इन सब क्षेत्रों में रालोद की एक ठीक ठाक जो पश्चिम बेल्ट है, हाँ पश्चिम बेल्ट में पकड़। और कई जगह तो ऐसा है कि जो रालोद से आए थे वो भी जीते हैं। तो आप ये मान के चलिए कि जयंत चौधरी और रालोद भाजपा की इस गुणागणित में अपने को उस फ्रेम में सेट करने की कोशिश कर रही है ताकि यहां हमें अधिक से अधिक सीटें मिल जाएं। और अगर अधिक से अधिक सीटें मिल जाएंगी तो भाजपा के वोट और प्लस हमारे वोट मिल करके हम एक अच्छी सीटें पा सकते हैं। जयंत चौधरी इसी को लेकर के पंचायत चुनाव की भी तैयारी कर रहे हैं कि देख लिया जाए भाई, अगर ये स्थितियां बनती हैं तो हम पंचायत चुनाव से अपने को मजबूत कर लें, ताकि अगर विधानसभा चुनाव के पहले हमें बार्गेनिंग से सीटें अधिक मिल जाती हैं तो हम उसका फायदा उठा सकें, जमीन हमारी मजबूत हो। तो उन्होंने एक समिति बना दी है और हर जगह अपने कार्यकर्ताओं को लगा दिया है। अभी मथुरा में जयंत चौधरी का दौरा भी हुआ था इस संदर्भ में, तो उन्होंने लगा दिया। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में वो जयंत चौधरी पूरी तरह से फोकस्ड है कि यहां से अधिक सीटें हमें मिल सके। भाजपा के जो लोग हैं, जो विधायक हैं, वो इसीलिए डरे और इसीलिए वो इस तरीके का बयान दे रहे हैं कि रालोद से हमें कोई फायदा नहीं हो रहा है, भाजपा को रालोद से कोई फायदा नहीं हो रहा है, जयंत चौधरी से कोई फायदा नहीं हो रहा है, हम उनको ढो रहे हैं। ये बयान इसीलिए दिया गया। ये बात सही है कि बाद में उस पर सफाई दी, क्योंकि रालोद इसमें आक्रामक मोड में आ गई और उसने कहा कि कैबिनेट से इनको हटाइए। उन्होंने इस बात पे सफाई दी, खैर बात आई गई होगी, लेकिन सबसे गौर करने वाली बात यह थी कि इस बयान पर भाजपा के अधिकांश विधायकों की चुप्पी रही। किसी ने इस बयान का प्रतिरोध नहीं किया। तो ये वही है कि उस डर को जयंत चौधरी मौके के रूप में इस्तेमाल करना चाहते हैं कि अगर हम इस मौके का फायदा उठा लेते हैं, हमें यहाँ सीट मिल जाएगी, तो ये बेल्ट तो हमारी है, भाजपा के साथ मिल करके हम यहाँ अधिक सीटें पा जाएंगे, तो हमारी भागीदारी सत्ता में ज्यादा से ज्यादा होगी। और यही वजह है कि जयंत चौधरी हो या रालोद का कोई पदाधिकारी मंच तक गए, वहां दिल्ली में जमावड़ा हुआ, मंच पे गए, लेकिन रालोद ने कभी भी ये नहीं कहा कि हम अलग चुनाव लड़ सकते हैं। रालोद हमेशा ये बात कहती रही कि हम एनडीए के साथ चुनाव लड़ेंगे। और यही बात जयंत चौधरी जब मथुरा गए तो उनसे पूछा गया तो कहा कि हम तो एनडीए के साथ मजबूती से चुनाव लड़ेंगे, बिहार में भी हम लड़ रहे हैं और यहां भी हम लड़ रहे हैं। तो एक तरीके से आप देखिए कि जो इनकी सियासत है, जयंत चौधरी की एक लंबी सियासी उत्तराधिकार, तो उस उत्तराधिकार से और जो उनका व्यक्तित्व है, एक पढ़ा लिखा, एक सौम्य व्यक्तित्व,
और प्रभावित करता है आम जनता को, तो उसका फायदा जयंत चौधरी और उनकी पार्टी दोनों उठाना चाहती है। तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि आने वाले दिनों में जयंत चौधरी अपनी सियासी जमीन को मजबूत करने के लिए फिलहाल भाजपा से दूर जाने की नहीं सोचेंगे। हाँ, ये जरूर है कि अगर पंचायत चुनाव में उन्हें ठीक ठाक सफलता मिलती है तो वो सीटों को लेकर के एक प्रेशर पॉलिटिक्स कर सकते हैं, दबाव बना सकते हैं और उस दबाव को अपने हित में यूज कर सकते हैं सीटों के रूप में, बशर्ते अलग होने का। हाँ, बशर्ते अलग होने से। हाँ, तो एक तरीके से जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सियासत हमेशा से जयंत चौधरी के साथ या चौधरी परिवार के साथ ही जुड़ी रही, तो मुझे यही लगता है कि जयंत चौधरी अब वही जूनियर पार्टनर के रूप में नहीं रहना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि एक उनकी स्थिति एक यूपी की सियासत में आज बहुत हाशिए पे है जयंत मजबूती से निकल हाँ, तो वो चाहते हैं कि रालोद को एक बड़ी पहचान यूपी में मिले और उसमें उनको ये भी लगता है कि वो मायावती या बसपा से जो शून्य हुआ है, सियासी शून्य खाली हुआ है, उसको भी भर सकते हैं और इसमें भाजपा का सहयोग उनको मिल सकता है। तो एक तरीके से ये अब बड़ी पारी और फ्रंट फुट पे बढ़ करके खेलने की तैयारी कर रहे हैं सहयोग के साथ, क्योंकि भाजपा के भी वोट मिलेंगे तो इनकी मजबूती बनेगी। तो यही मतलब जो कुल मिला जुला के अब जूनियर पार्टनर बनने की स्थिति में जयंत चौधरी नहीं, यानी कुल जमा उत्तर प्रदेश की जो सियासत है उसमें जो आपसी सहयोगी दल है भाजपा में, उनके जो खींचतान है वो कहीं ना कहीं भाजपा की डील और डिफेक्ट नीति पर तय करेगी कि किस तरीके से वो विधानसभा चुनाव में आपसी सामंजस्य को बैठाते हैं।